जय हिंद साथियों। 71वें बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय करेंट अफेयर का सब्जेक्टिव रूप में। यानी हम राष्ट्रीय करेंट अफेयर का जितने भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है उस सभी टॉपिक को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले हम आपको बिहार करेंट अफेयर का मैराथन क्लास आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आपको करवा चुके हैं। तो 2 क्लास आपका बिहार करेंट अफेयर का हुआ है। उसके बाद हम आपको यानी इंटरनेशनल करेंट अफेयर यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर का क्लास आपको करवा चुके हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में। उसके बाद आपको तीसरा क्लास आपका हम जनवरी से लेकर आपका अगस्त तक जो मंथली वाइज हम क्लास करवाते हैं उसको भी आपको क्लास करवा चुके हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका एक मैराथन क्लास हम करवाए थे जिसमें हम देखे थे साइंस टेक का क्वेश्चन, ठीक है, साइंस टेक का हम क्वेश्चन देखे थे और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का क्वेश्चन देखे थे आपका लगभग 200 प्लस क्वेश्चन, ठीक है। तो मेरा अभी लगभग 4 से 5 क्लास आपका हो चुका है करेंट अफेयर का, तो उससे आप देख लीजिएगा। और ये आपका आज का ये लास्ट क्लास है। इसके बाद हम करेंट अफेयर का कोई भी क्लास आपको नहीं करवाएंगे। जितने क्लास आपको मैराथन करवाए हैं 5 से 6 क्लास जितने भी, उन सभी को आप देख लीजिएगा और एग्जाम देने आप चल जाइएगा। सारा क्वेश्चन आपको यहीं से रहेगा, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। इतना हम आपको करवा दिए हैं। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका मेरा पहला पॉइंट है आपका कि संसद की अनुवाद सेवा में नई भाषाएं शामिल। देखो, संसद भवन में जो भाषा अनुवाद होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई हिंदी में भाषण देते हैं या अपना डिबेट करते हैं, कोई इंग्लिश में करते हैं, तो उसके लिए एक ट्रांसलेटर आता है, ठीक है। तो उसमें देखिए हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद की अनुवाद सेवा में बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत समेत 6 नई भाषा को शामिल करने की घोषणा की है। तो आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि आपके संसद का अनुवाद सेवा में नई जो भाषा आपको शामिल किया गया है वो कितने हैं? तो 6 है, वो तो याद रखना ही है। और कौन कौन सी भाषा है? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू, संस्कृत, याद रहेगा। देखो, इसमें मैथिली आपका शामिल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा बीपीएससी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और अब टोटल अनुवादिक सेवा कितना हो गया आपका? तो 16 भाषा हो गया, ठीक है। चलिए, ये आपका कंप्लीट हो गया। आगे हम देखते हैं। आपका अगला है कि भारतीय संविधान का अनुवाद। देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 भाषाओं में, ठीक है, 2 भाषा कौन कौन है? संस्कृत और मैथिली। संस्कृत और मैथिली में भारतीय संविधान के जो बुक है उसे क्या किया है? तो अनुवाद का अनावरण किया है। यानी भारतीय संविधान के बुक का आपका संस्कृत और मैथिली भाषा में अनुवाद जो हुआ है उसका यानी क्या किया? लॉन्च किया, यानी अनावरण किया है। याद रहेगा कौन कौन भाषा? संस्कृत और मैथिली भाषा, ठीक है। और याद रखिएगा कि जितने भी आपका संविधान के 8वीं अनुसूची भाषा यानी 22 भाषा है, उन सभी 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जाएगा, ठीक है। बस ये इतना आप याद रखिए कि फिलहाल में आपका 2 भाषा को किया गया है। कौन कौन? तो मैथिली और संस्कृत का। आगे देखिए क्या कह रहा है कि सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करने की पहल शुरू की है। वर्तमान में कितने भाषा का अनुवाद हो चुका है? तो 18 भाषाओं में। वर्तमान में 18 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है, ठीक है। चलिए, इसमें एक्स्ट्रा चीज देखना है आपको, तो ये देख लीजिए कि मैथिली को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। और उसी के तहत आपका बोडो, डोगरी, संथाली को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। कब? तो 2003 में। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला आपका है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो यहाँ पर हम भाषा से संबंधित आपका 3 टॉपिक हम करवाए हैं, ठीक है। तीनों टॉपिक से आपका एक न एक टॉपिक से प्रश्न रहेगा आपके एग्जाम में, आप लिख लीजिए, ठीक है। 71वें बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड टॉपिक है, ठीक है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देने की मंजूरी दी है। ये 5 भाषा कौन कौन सी है? ये आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली। फिर याद कीजिए, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली।
एक चीज़ हमने कमेंट बॉक्स में ये देखे हैं कि कुछ स्टूडेंट कमेंट किया है कि सर बार बार रिपीट नहीं कीजिए, किसी शब्द को बार बार रिपीट नहीं कीजिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि बार बार रिपीट करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको याद जल्दी होता है। अब सिर्फ हम एक बार रीडिंग दे दें आपको कि मैथिली यानी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, कितना स्टूडेंट सुनेगा भी नहीं सही से और आगे निकल जाएगा, तो इसमें याद नहीं होगा। ठीक है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं उसी तरह से मैं कोशिश करता हूँ कि आपको भी पढ़ाऊँ और आप भी इसी तरह से याद रखें। ठीक है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट होता है टॉपिक उसको मैं 2 बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा तरीका है। यदि आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है, आपको याद तभी रहेगा। तो हाल ही में जो केंद्र सरकार है वो 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के में का दर्जा दिया है। ये कौन सी है? मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ देखते हैं आपका, ये जो आपका मराठी है कहाँ के? महाराष्ट्र के है। बिहार और उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की भाषा क्या है? पाली और प्राकृत है। पश्चिम बंगाल से क्या है? बंगाली है। असम से असमिया है। यानी ये जो आपका 5 भाषा को जो शामिल किया गया उसी के क्षेत्र का यहाँ पर नाम दर्शाया गया है। और याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, अब आपका टोटल 11 भाषा हो गया जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला हुआ है। कितना हो गया टोटल? 11 भाषा, यानी 6 भाषा पहले से था जिसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। अब देखिए यहाँ पर तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया ये पहले से ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। ठीक है, ये 6 भाषा जो है उसे पहले ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था इसे। ठीक है, तो इससे भी आप याद रखिएगा। हो सकता है प्रश्न ऐसा बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय भाषा शास्त्रीय भाषा में शामिल नहीं है, यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है, तब क्या कीजिएगा? तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात कि याद रखना है कि तमिल ऐसी पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो कौन ऐसी भाषा है? तमिल। तमिल ऐसी पहली भाषा है जिसे 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025। मुख्य समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। कहाँ पर हुआ है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इसका नेतृत्व कौन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नेतृत्व किया था। सबसे इम्पोर्टेंट इसका थीम है। ठीक है, योग दिवस जो आपका इस बार का था 25 का, उसका थीम सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका थीम था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इसका थीम था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह आपका 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। क्या है? 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। देखिए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया था, और ये भारत के कहने पर घोषित किया था, यानी मोदी जी के कहने पर यह घोषित किया था। ठीक है, तो ये भारत का ही देन है जो पूरे विश्व को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने पर मजबूर कर दिया है। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेरा है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है विषाणु युद्ध अभ्यास। इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पहला युद्ध अभ्यास। ठीक है, विषाणु युद्ध अभ्यास यह 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान के अजमेर जिले में राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन के तहत इसका आयोजन किया गया था। तो याद आपको ये रखना है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजस्थान के अजमेर में। ठीक है, इस अभ्यास में वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया परिदृश्यों का परीक्षण करने के लिए इस अभ्यास में वास्तविक दुनिया की प्रतिक्रिया परिदृश्यों का परीक्षण करने के लिए एक नकली जीनोटिक बीमारी के प्रकोप का अनुकरण किया गया है। बस इतना, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इतना ही याद रखिए कि इसका आयोजन कहाँ हुआ है। ठीक है, तो राजस्थान के अजमेर में। आपका अगला टॉपिक है कि पूर्ण क्रियात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य, यानी पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला तीसरा राज्य कौन बने हैं? तो ये बने आपका मिजोरम और गोवा के बाद ये
त्रिपुरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का तीसरा राज्य बने हैं। और देखिए ये जो है ये उल्लास अभियान के तहत बन रहे, ठीक है, उल्लास कार्यक्रम के तहत। उल्लास कार्यक्रम में क्या है कि जिस राज्य में आपका 95% से अधिक साक्षरता दर प्राप्त कर लिए हैं उससे हम यानी उसे पूर्ण साक्षरता में शामिल किया जाएगा, ठीक है। तो 95 से अधिक साक्षर वाला भी 3 राज्य ही हुआ है, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका फर्स्ट इसको याद रखना है, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद तीसरा ऐसे राज्य बने हैं। त्रिपुरा को उल्लास यानी देखो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, उल्लास का नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है। इसको त्रिपुरा को तो घोषित किया ही है, मिजोरम इससे पहले घोषित हुआ है और गोवा इससे पहले घोषित हो चुका है। तो यानी पहला राज्य आपका मिजोरम है, ठीक है, जो इस उल्लास कार्यक्रम के तहत आपको यानी पूर्ण साक्षर घोषित किया गया है, ठीक है, मिजोरम, उसके बाद गोवा, उसके बाद त्रिपुरा, याद रहेगा। चलिए इसको देख लेते हैं उल्लास। तो देखो उल्लास एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। तो इसका टर्म भी आप याद रखना, 2022 से 27 तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है SC ST का उपवर्गीकरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसको याद रखिएगा। ईबी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा 2004 में दिए गए फैसले में कहा गया था कि SC ST में उपवर्गीकरण को स्वीकार नहीं है क्योंकि ये SC ST समरूप वर्ग बनाते हैं। देखो तो ये आपका फैसला कब दिया था, तो 5 जजें ने मिलकर दिया था आपका 2004 में। किस मामले में, तो ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में कहा था कि SC ST में उपवर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाल ही में इसी फैसले को पलट दिया है, इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसी फैसले को कौन पलटे हैं, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस समय के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने 6 वंश के बहुमत से दिए गए फैसले में राज्यों के इन श्रेणियों के भीतर सबसे पिछड़े समुदाय को निश्चित उपकोटा के माध्यम से व्यापक सुरक्षा प्रदान करने के लिए SC ST श्रेणी के भीतर उपवर्गीकरण का अनुमति दी है, ठीक है, याद रहेगा। तो देखिए ये 6 एक 7 यानी ये जो आपका पीठ था वो 7 न्यायाधीशों के पीठ थे, ठीक है। आपको याद एक चीज पता होना चाहिए, किसी भी पुराने फैसले को पलटने के लिए पिछले जो आपका बेंच था उससे बड़ा बेंच फैसला ही पलट सकता है। तो पहले था आपका 5 न्यायाधीशों का बेंच, तो उसको फैसला चेंज कौन कर सकता है, तो उससे अधिक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है 7 जजेज मिलकर इस फैसला को पलट दिया है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यानी अब फैसला आपको दे दिया है कि SC ST में उपवर्गीकरण किया जा सकता है और इसे लागू करने वाला आपका प्रथम राज्य कौन बना है, तो ये बना आपका हरियाणा, ठीक है, इसे लागू करने वाला प्रथम राज्य बना आपका कौन, हरियाणा। अगला टॉपिक है भारत के नए मुख्य न्यायाधीश। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई यानी VR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। यानी भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, ये बने आपका भूषण रामकृष्ण गवई यानी VR गवई। ये देश का 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे, याद रखिएगा। और इसे शपथ कौन दिलाया है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे शपथ दिलाई है। और ये किसके स्थान लेंगे, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के स्थान लेंगे ने ले लिया है, ठीक है। तो अभी वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है आपका VR गवई जो देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश है। आगे देखते हैं आपका वे भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पहले बौद्ध और दूसरे दलित है। यानी देखा जाए तो भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले या दूसरे दलित न्यायाधीश है, ठीक है। अगला है पहले दलित मुख्य न्यायाधीश बनने वाले न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन थे, ठीक है, इसका भी आप नाम याद रखना, KG बालकृष्णन। ये प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश थे जो 2007 में बने थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं आपका अगला पॉइंट आपका है
कि उच्च न्यायालयों के नए न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाल ही में कुछ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के फेरबदल हुए हैं, तो इसे हम देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 217 के 1 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 जुलाई 2025 को निम्नलिखित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका हाल ही में ये चेंज हुआ है। पहला देखते हैं मध्य प्रदेश के। तो मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा बने हैं। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा बने हैं। अगला आपका है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये बने आपका न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार। याद है आशुतोष कुमार जी कौन है? तो ये इससे पहले पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसका ट्रांसफर कहाँ हो गया है? ये बन गया गुवाहाटी के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं आशुतोष कुमार। तो इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट इसी को मानेंगे क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, क्योंकि ये पहले पटना उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, तो उसे यहाँ पर अब गुवाहाटी के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, अगला आपका है झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति तरलोक सिंह बने हैं। अगला है कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो न्यायमूर्ति विभु बाखरू बने हैं। तो ये अभी हम 4 देखे हैं। ठीक है, 4 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चेंज हुआ है। तो यदि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देंगे ना तो मैच द कॉलम दे देगा। ठीक है, मैच द कॉलम दे देगा कि हाल ही में मुख्य न्यायाधीशों को नियुक्ति हुए हैं, कौन सा कथन सही है, या मैच करने के लिए आपको दे देगा मैच किए, या आपसे पूछेगा कौन सा कथन सही है। तो यहाँ से प्रश्न यदि आएगा तो आपका ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, बनेगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं आपका नए राज्यपालों और उपराज्यपाल की नियुक्ति। कुछ नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की भी नियुक्ति हुआ है, उससे भी देख लेते हैं। जैसे लद्दाख के उपराज्यपाल कौन बने हैं? कविंद्र गुप्ता। फिर गोवा के राज्यपाल कौन बने हैं? अशोक गजपति राजू, ये गोवा के राज्यपाल बने हैं। असीम कुमार घोष, ये आपका हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल बने हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि नए राज्यपाल अभी हाल ही में बने हैं। अब हम चलिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के नए जजों की नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ जजें की नियुक्ति हुई है। पहला जस्टिस एन वी अंजारिया, ये आपका कर्नाटक हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश थे, जिसे अभी आपका सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा है जस्टिस विजय बिश्नोई, तो ये वर्तमान में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और इसे अब यानी भारत के सुप्रीम कोर्ट के यानी न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक है, जस्टिस विजय बिश्नोई। फिर आपका है जस्टिस अतुल एस चंद्रकर। ठीक है, तो ये कहाँ क्या थे? तो बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे ये। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपका देखिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या कितना है? 34 है। ये तो आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी का क्वेश्चन है। आपका अगला है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, ये तो हम लोग देख चुके थे पहले ही। अच्छा सॉरी, उच्च न्यायालय का है ना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम की 26 मई 2025 की बैठक में निम्नलिखित न्यायाधीशों की विभिन्न उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। चलो यहाँ भी कुछ चेंज हुआ है, उससे भी देख लेते हैं। जैसे आपका पटना का, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? याद रखिएगा, ये बने आपका न्यायमूर्ति विपुल मन्नू भाई पंचोली। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, लेकिन आपसे हम यहाँ पर एक प्रश्न करेंगे, आप लोग जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो आपका है न्यायमूर्ति विपुल मन्नू भाई पंचोली, वो आपका पटना हाईकोर्ट के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? क्योंकि ये मैं आपको बिहार करंट में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताना है आपको कि न्यायमूर्ति विपुल मन्नू भाई पंचोली
पटना उच्च न्यायालय के कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा। अगला आपका है न्यायमूर्ति कंपिया सोमशेखर, ये बने आपका मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? ये बने आपका अरुणापल्ली न्यायमूर्ति अरुणापल्ली ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हाल ही में बहुत सारे बदलाव हुए हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इससे पहले कहाँ के थे? तो ये इससे पहले आपका पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। ठीक है, यहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। राज्यों के राज्यपाल, नए राज्यपाल, मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने? अजय कुमार भल्ला बने। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने? अजय कुमार भल्ला बने हैं। और आपका कुछ होगा, और आपका है मिजोरम। तो मिजोरम के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो जनरल विजय कुमार सिंह बने हैं मिजोरम के राज्यपाल। और उड़ीसा का राज्यपाल कौन बने हैं? तो हरि बाबू कंभपति, याद रखिए, उड़ीसा के नए राज्यपाल बने हैं। अब चलिए हम देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा। आरबीआई का नया गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा बने हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं, ये इम्पोर्टेंट है कि ये आरबीआई के कौन से क्रम के गवर्नर बने हैं? तो ये 26वें गवर्नर बने हैं। ठीक है, आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं? तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। क्रम आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला आपका है कि इन्होंने शक्तिकांत दास का स्थान लिया है, जो अब तक का भारतीय रिजर्व बैंक के दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर का रिकॉर्ड रखते हैं। यानी आपको ये भी याद रखना है, अभी जो आप इससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे शक्तिकांत दास, तो ये आपका दूसरा सबसे लंबा समय तक आरबीआई के गवर्नर रहने का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो सबसे अधिक समय तक कौन रहा है? तो सर वेलिंगल रामाराव आरबीआई का सबसे लंबे समय तक गवर्नर रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कौन, किसके नाम है? तो सर वेलिंगल रामाराव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है भारत के चुनाव आयोग में नई नियुक्तियां। तो ज्ञानेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार बने हैं। और ये किसके स्थान लेंगे? उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो ये राजीव कुमार की जगह लेंगे। ठीक है, राजीव कुमार के जगह लेंगे। और ज्ञानेश कुमार जो है ये भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे ज्ञानेश कुमार। और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। आपका नेक्स्ट है कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी। तो भारत के नए सीएजी कौन बने हैं? तो ये बने आपका के संजय मूर्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी सीएजी के रूप में शपथ दिलाई गई है। तो नए सीएजी बने हैं संजय मूर्ति, याद रखिएगा। और ये स्वतंत्रता के बाद भारत के 15वें सीएजी होंगे, यानी 15वें क्रम के सीएजी होंगे। और ये किनके स्थान लेंगे उन्होंने? ये आपका गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लेंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू जी का स्थान लेंगे। और ये आपको याद होना चाहिए कि सीएजी का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका 148 में। ठीक है, 148 अनुच्छेद में सीएजी का उल्लेख किया हुआ है। चलिए देखते हैं आपका अगला टॉपिक क्या है। यहाँ देख लीजिए सर, 2014 बैच की आईपीएस, 2014 बैच की आईपीएस ने आईएफएस, ठीक है आईएफएस, 2014 बैच की आईएफएस अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में मोदी जी का निजी सचिव कौन है? तो ये है आपका
निधि तिवारी। निधि तिवारी। अगला है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रखिएगा कि विधि आयोग के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं, तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जी को। तो न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी जी को 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला हम देखते हैं महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय। देखिए जितने भी हम टॉपिक लेकर आए सारा टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यदि आपका आएगा तो यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों फॉर्मेट में आपको क्लास करवाते हैं, जिससे आपका एक भी ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूटे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा एग्जाम में, इतना मैं आपको क्लास करवा दिया हूँ, ठीक है। और यदि इसका आप इसका यानी पीडीएफ चाहते हैं ना, तो इसके लिए आप एक एप्लीकेशन है एलके क्लासेस, तो एलके क्लासेस ऐप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका ही नहीं, जितना भी हम क्लास करवाते हैं सभी का पीडीएफ आपका इसी एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, महाराष्ट्र में देश का पहला एआई विश्वविद्यालय। तो महाराष्ट्र देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित करने जा रहे हैं तथा परियोजना की योजना और क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। बस इतना ही ध्यान रखिए आप कि देश का पहला एआई विश्वविद्यालय किस राज्य में बनेगा, तो महाराष्ट्र में। अगला आपका है न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। इंपॉर्टेंट है ये, स्टार लगाइए, मैं स्टार इसलिए लगा रहा हूँ, आप देखिए क्या है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई गुजरात में यूसीसी दिशा निर्देश तैयार करने के लिए 5 सदस्यीय पैनल का प्रमुख घोषित किया गया है। आपको याद ही होगा उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है, और दूसरा राज्य आपका बनने जा रहा है कौन, गुजरात। और इसी के लिए जांच के लिए आपका यानी रंजना प्रकाश देसाई को गुजरात में यूसीसी के दिशा निर्देश तैयार करने के लिए प्रमुख के रूप में घोषित किया है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के लिए मसौदा समिति का नेतृत्व किया था। अब देखिए यानी इन्होंने ही आपका उत्तराखंड में जो यूसीसी लागू हुआ उनका भी मसौदा तैयार किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं आपका अगला आपका है कि सम्मान के साथ मरने का अधिकार, ये कौन सा राज्य दिया है, तो देखो कर्नाटक केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है जिसने सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले को लागू किया है, जो गंभीर रूप से बीमार मरीजों को सम्मान के साथ मरने का अधिकार देता है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा राज्य कौन बने हैं, कर्नाटक, किसके बाद, केरल के बाद। ये निर्णय आपका सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया था, ठीक है। अगला आपका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। देश में पहली बार कहीं पर अनाज एटीएम लगाया जा रहा है, ठीक है। तो भारत का पहला 24/7 मतलब क्या हुआ, 7 दिन 24 घंटा खुला रहेगा, ठीक है। तो अनाज एटीएम संयुक्त राष्ट्र विकास खाद्य कार्यक्रम और उड़ीसा सरकार ने राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में भारत की पहली 24 घंटे अनाज वितरण मशीन यानी अनाज एटीएम जिसे हम अन्न पूर्ति यानी हिंदी में भोजन की पूर्ति करने वाले के रूप में जानते हैं, इसे लॉन्च किया है। यानी सिंपल याद रखिए कि उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में देश का पहला अनाज एटीएम लगाने की घोषणा की है, ठीक है। यानी लॉन्च भी कर दिया, घोषणा ही नहीं किया, लॉन्च कर दिया। उड़ीसा भारत का पहला राज्य बन गया है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी को 24 घंटे अनाज की आपूर्ति प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2024 इंपॉर्टेंट है। इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन द्वारा जारी किया गया है और मॉस्को से अमेरिका का प्रवास दुनिया में सबसे
बड़ा है। यानी मेक्सिको से अमेरिका जाने वाला सबसे अधिक कहाँ है आपका, तो मेक्सिको है। यानी मेक्सिको से अमेरिका का प्रवास सबसे अधिक होता है पूरा दुनिया में। अगला है आपका, भारत सबसे बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों का मूल स्थान है। यानी सबसे बड़ी देखा जाए आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी किसका है, तो भारतीय मूल का है। ठीक है, ये कितना है, तो ये आपका टोटल 18 मिलियन है, 18 मिलियन है। ठीक है, जिनमें से एक बड़ा प्रवासी संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में है। यानी सबसे अधिक प्रवासी जो भारतीय प्रवासी है वो आपका यूएई, अमेरिका और सऊदी अरब में रहते हैं। ठीक है, अगला आपका देखते हैं। अगला है कि संयुक्त अरब अमीरात में 3.47 मिलियन भारतीय, उसके बाद अमेरिका में 2.7 मिलियन है। यानी देखिए कि देखा जाए सबसे अधिक भारतीय प्रवासी किस देश में रहते हैं, तो ये आपका यूएई में है। कितना है, तो 3.47 मिलियन है। उसके बाद किसका स्थान आते हैं, तो अमेरिका का। यानी देखा जाए जो भारतीय मूल का नागरिक है वह सबसे अधिक आपका यूएई में रहते हैं, उसके बाद अमेरिका में रहते हैं। यदि आपसे यह प्रश्न पूछे कि सबसे अधिक भारतीय प्रवासी किस देश में वास करते हैं, तो ये यूएई हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत को 2022 में 111 बिलियन डॉलर का प्रेषण यानी रेमिटेंस मिला है और पहली बार किसी देश में 100 बिलियन डॉलर का आंकड़ा पार किया है। तो 111 बिलियन डॉलर प्रेषण यानी रेमिटेंस मिले थे कब, भारत को 2022 में मिला था। ठीक है, रेमिटेंस क्या होता है, सिंपल भाषा में समझिए। रेमिटेंस यानी प्रेषण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेमिटेंस। तो रेमिटेंस होता है आपका कि कोई भी देश के नागरिक, ठीक है, कोई भी देश का नागरिक यदि विदेश में जाकर पैसा कमाते हैं, जैसे भारतीय कोई है, कोई आपका यूएई में है, कोई आपका अमेरिका में है। ठीक है, तो यूएई में है तो वहाँ से पैसा कमा रहा होगा और ये भारत भेज रहा होगा, अपना घर भेज रहा होगा। ठीक है, तो ये जो पैसा यहाँ से कमा कर भेज रहे हैं इसी पैसे को बोलते हैं रेमिटेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आपका। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में भारत जो है वो मेक्सिको, चीन के बाद तीसरा देश है। यानी सबसे अधिक रेमिटेंस किसको मिलता है, मेक्सिको को मिलता है, उसके बाद चीन को और उसके बाद तीसरा आपका भारत है। यानी सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में भारत तीसरे स्थान पर आते हैं और ये इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगला आपका है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साहित्य में उनके योगदान के लिए संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य और कवि गीतकार गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। बस इतना ध्यान रखना है कि 58th आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिले हैं, ये मिला आपका जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, गुलजार जी को मिला है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका, ये सब आप देख लीजिएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा तब। ठीक है, अगला आपका है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी मिल गया है। ये मिला आपका प्रसिद्ध हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और यह पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले लेखक बन गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना है, यानी 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है जिसे यानी विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है वो किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से है। और यह छत्तीसगढ़ के ऐसे पहले लेखक बन गए हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। कन्नड़ लेखिका, भाषा याद रखिए कन्नड़ लेखिका बानो मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैंप ने 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। तो याद रखिएगा कन्नड़ भाषा के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कौन जीते हैं, बानो मुश्ताक। ठीक है,
चलिए आगे देखते हैं, आपका जो इम्पोर्टेंट है उससे मैं बताऊंगा, बाकी आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। बानो मुश्ताक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ लेखिका है, यानी पहली कन्नड़ लेखिका है, इसीलिए आप याद रखिएगा किस भाषा में मिले, कन्नड़ भाषा के लिए, ठीक है। अगला है, यह केवल दूसरी बार है जब किसी भारतीय कृति ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीते हैं, यानी ये दूसरा बार ही ऐसा मौका है जब किसी भारतीय कृति को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। पहला कौन था, तो पहला था आपका थंब ऑफ सैंड, ठीक है, ये आपका 2022 में मिले थे, किसे, गीतांजलि श्री को मिले थे, ठीक है। अगला आपका है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन, इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 9 जनवरी 2025 को। कहाँ पर हुआ था, तो उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था 9 जनवरी 2025 को। और आपको याद ही होगा 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि उसी दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। इसमें दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें चीफ गेस्ट कौन थे, तो मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये था आपका त्रिनाद एवं टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, नाम क्या है, क्रिस्टीन कार्ला कंगालू, ये थे मुख्य अतिथि थे, ठीक है। बस इतना याद रखिए, त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति थे, इतना याद रखिए, बहुत काफ़ी है। इसका थीम क्या था, इसका थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज़ और याद रखिए, इसे 2015 से स्टार्ट किया है, ठीक है, 2015 से, सॉरी ये द्विवार्षिक हुआ है, ठीक है। जो पहले था प्रवासी भारतीय दिवस, ये आपका यानी प्रत्येक वर्ष मनाते थे, लेकिन 2015 से इसे प्रति 2 वर्ष पर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, VVI, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक यानी GEPI जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये बना आपका उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। GEPI मानवीय हस्तक्षेप के कारण होने वाली पारिस्थितिकी विकास का मूल्यांकन करने की एक नई विधि है और GEPI के 4 स्तंभ है, कौन, वायु, मिट्टी, पेड़, पानी, इसे आप याद रखिएगा। यहाँ से आपका एक नया टॉपिक है, ये आपका है, आप देखेंगे बजट में MSME के नई परिभाषा बताया गया है, MSME की नई परिभाषा दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं। पहला आपका सूक्ष्म उद्योग, तो सूक्ष्म उद्योग का जो पहले का परिभाषा था उसमें था आपका निवेश की सीमा 1 करोड़ था और टर्नओवर था कितना, तो 5 करोड़, ठीक है। तो पहले उसको सूक्ष्म उद्योग में रखते थे, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया है। अब देखिए क्या है, तो अब आपको कर दिया है, जो निवेश की सीमा 1 करोड़ था उसे बढ़ाकर अब कर दिया कितना, 2.5 करोड़, और जो पिछला टर्नओवर का सीमा था 5 करोड़ उसे बढ़ाकर आपको कर दिया 10 करोड़। तो याद कैसे रखेंगे, तो याद आपको ऐसे रखना है, यहाँ 1 था तो कितना उसे बढ़ाया, निवेश की सीमा को 2.5, तो कितना गुना बढ़ा है, 2.5 गुना बढ़ा है। और जो आपका टर्नओवर था पहले कितना, 5 था, जो आपका 10 हो गया, तो इसमें कितना बढ़ा है, तो इसमें देखा जाए आपका, तो आपका ये 2 गुना बढ़ा है, क्या हुआ आपका 2 गुना बढ़ा है, ठीक है, याद रहेगा। तो टर्नओवर अब आपका सूक्ष्म उद्योग होने के लिए आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए, 10 करोड़ होना चाहिए, तभी ये सूक्ष्म उद्योग कराएगा। और निवेश कितना होना चाहिए, कम से कम 2.5 करोड़, ठीक है, याद होगा। अगला आपका है लघु उद्योग। लघु उद्योग की परिभाषा देखो क्या है, लघु उद्योग का पुराना जो परिभाषा था उसमें था आपका निवेश का सीमा कितना था, 10 करोड़, और टर्नओवर का सीमा था 50 करोड़। अब ये क्या हुआ, तो ये आपका जो निवेश की सीमा 10 करोड़ था उसे बढ़ाकर अब कर दिया कितना, 25 करोड़ किया है। यहाँ भी देखिए कितना गुना बढ़ा है, तो ये आपका 2.5 गुना बढ़ा है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखिए, निवेश वाले में आपका कोई भी उद्योग हो, निवेश में आपका 2.5 गुना वृद्धि हुआ है। तो एग्जाम में ना आप मैच सीधा कॉलम देगा क्वेश्चन, तो आप बना लीजिएगा, डाटा याद नहीं भी रहेगा। तो ये 10 था तो ये होगा 25, कितना गुना बढ़ा है, 2.5 गुना बढ़ा है। और टर्नओवर देखिए कितना है यहाँ पर,
50 से कितना हो गया 100 हो गया, तो ये कितना बढ़ा है 2 गुना बढ़ा है। वहाँ पर भी टर्नओवर 2 गुना ही बढ़ाया था, तो याद रहेगा, तो आई होप याद रहेगा। तो अब आपका नया परिभाषा बना है आपका लघु उद्योग के लिए। उस उद्योग में आपका निवेश की सीमा कितना है 25 करोड़ रहेगा और आपका टर्नओवर कितना हो चाहिए 100 करोड़, तो ये आपका कर लाएगा लघु उद्योग। मध्यम उद्योग को नया परिभाषा क्या है, तो पहले पिछला देखते हैं। पिछला था आपका टर्नओवर कितना, सॉरी निवेश का सीमा कितना था 50 करोड़ और आपका टर्नओवर कितना था, टर्नओवर था आपका कितना, ये 50 था, ये 250 था, ठीक है, ये 50 था और ये 250 था। अब देखिए ये 50 था आपका निवेश की सीमा, इसे बढ़ाकर कितना किया है 125 किया है। देखिए कितना गुना बढ़ा है, तो आप 50 का 2.5 गुना कीजिए, तो 50 का 2.5 गुना कीजिए तो आपका 125 करोड़ ही आएगा। यानी यहाँ भी आपका निवेश की सीमा क्या हुआ 2.5 गुना हुआ। और टर्नओवर जो है यहाँ पर कितना है 250 था, कितना हुआ 500, यहाँ भी 2 गुना है। तो ये कंसेप्ट आपका तीनों में लग जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा याद करने में एक आपको सुविधा होगा। ये आप एग्जाम में आपको याद नहीं भी है 100% डाटा, तो इस तरह से आप बना सकते हैं, याद रहेगा तो, ठीक है। तो ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछले बार आपका जो एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न ऐसा आया हुआ था। आपका अगला है भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी, इम्पोर्टेंट है। विश्व बैंक के स्प्रिंग 2025 गरीबी और इक्विटी ब्रीफ के अनुसार भारत ने 2011-12 और 2022-23 के बीच 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये आपके इम्पोर्टेंट है कि 2011-12 से 2022 तक के बीच में 171 मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाले भारत, ठीक है। ये कोई भारत का यानी कोई संस्था नहीं है जो ये रिपोर्ट दिया है, ये कौन दिया है रिपोर्ट, विश्व बैंक रिपोर्ट दिया है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा 171 मिलियन। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे है कि इस अवधि के दौरान भारत में $2.15 प्रतिदिन से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों का अनुपात 16.2% से घटकर मात्र 2.3% आ गया। बस इतना नहीं देखना है, बस आपको इतना ही रखना है जो गरीबी दर था पहले वो था आपका कितना 16.2%, वो आपका घटकर कितना हो गया तो 2.3% हो गया। ये शायद आपको हम ऑब्जेक्टिव वाले जो मैराथन क्लास करवाए थे उसमें ये क्वेश्चन को हम ऐड किए हुए थे, ठीक है। और आपको देखना है डिटेल्स में ग्रामीण में कितना कम हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ग्रामीण में आपका कितना कम हुआ, तो ये था आपका पहले 18.4% जो घटकर हो गया आपका 2.8%। शहरी में कितना हुआ इसे आप देख लेना पीडीएफ में अच्छे से। शहरी में आपका 10.7 था जो घटकर आपका 1.1% आ गया गरीबी। अगला हम देखते हैं दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता कौन बना है, भारत बना है। जैव ईंधन उत्पादन के भारत विश्व में तीसरा स्थान है। देखो जैव ईंधन का उत्पादन बात करें तो भारत को विश्व में तीसरा स्थान है, लेकिन उपभोक्ता में बात करें तो ये चौथा देश बन गया है, ठीक है। उपभोक्ता मतलब क्या, उपयोग करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, तो ऐसा देश चौथा है जो सबसे अधिक यूज करता है जैव ईंधन को, लेकिन उत्पादन करने में तीसरा स्थान पर है। तो ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि भारत ने चीन को पीछा करके चौथा देश बना। देखो भारत 2024 के दौरान लगातार दूसरे वर्ष चीन को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता बन गया है। तो जैव ईंधन उपभोक्ता में देखा जाए तो चीन को पीछे छोड़कर भारत आपका चौथा सबसे बड़ा देश बना है, ठीक है। जबकि अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा जैव ईंधन उपभोक्ता देश है, उसके बाद ब्राज़ील है और उसके बाद इंडोनेशिया है। पहला पर अमेरिका, दूसरा पर ब्राज़ील, तीसरा पर इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है कि भारत पवन और सौर ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब भारत आपका पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व में तीसरे स्थान पर है, दोनों में, पवन ऊर्जा में भी और सौर ऊर्जा के उत्पादन भी। देखिए आप यहाँ क्या करें, छठे संस्करण के अनुसार भारत 2024 में जर्मनी को पीछे छोड़कर, इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को हम लिए थे
ऑब्जेक्टिव क्लास जब आपको मैराथन करवाए थे तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को हम शामिल किए थे, ठीक है, कि किसको पीछे छोड़कर, तो जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत जो है वह पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादकता देश बन गया, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया भारत, ठीक है, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा दोनों में। आपका अगला है कि भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा समतावादी देश। एक रिपोर्ट आया है आपका विश्व बैंक का, तो विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार कह रहा है आपका कि देखो इसमें आपका एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें समतावादी देश में देखा जाए तो आपका सबसे आगे है कौन, तो स्लोवाक गणराज्य है, उसके बाद स्लोवेनिया है, उसके बाद बेलारूस है और चौथा स्थान पर भारत है, ठीक है, बस इस क्रम को याद रखिए। आगे बढ़ते, आपका अगला है जो हम छोड़ रहे हैं ना उसको आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, पीडीएफ मिलेगा उसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। 2024 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये नया रिपोर्ट है। आप 24 मत देखिए, ये रिपोर्ट 25 में आया है, ये रिपोर्ट 25 में आया है इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो 2024 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, देखते हैं। 2024 में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बनने के लिए श्रीलंका से आगे निकल गया है। किसको पीछा किया है, तो श्रीलंका को, यानी श्रीलंका को पीछा छोड़ते हुए भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। चाय निर्यातक मतलब दूसरे देश को भेजने वाला, निर्यात मतलब वही होता है ना, दूसरे देश को हम बेचते हैं तो निर्यात हुआ। और पहला पर कौन है, तो पहला पर केनिया है, ठीक है, पहला पर आपका केनिया है जो विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यात करता है, ठीक है। चाय में उत्पादन देखा जाए ना, चाय का उत्पादन सबसे अधिक चीन में होता है, ठीक है, चाय का उत्पादन अभी भी सबसे अधिक चीन में होता है। आपका अगला है कि 2024-25 के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पर्यटक अर्थव्यवस्था। देखिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि विश्व यात्रा पर्यटन परिषद के अनुसार 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी पर्यटन अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। उसके बाद चीन और जर्मनी का स्थान है, ठीक है, चीन और जर्मनी का स्थान है। भारत 231.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर 231.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र के योगदान के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है और 2023 में 10वें स्थान पर था, ठीक है, तो 24 में 8वें स्थान पहुंचा है। किसमें, तो यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में, ठीक है। चलो अगला देखते आपका भारत से कॉफी का निर्यात। वैश्विक कॉफी उत्पादन में भारत 7वें स्थान पर है। तो कॉफी के उत्पादन देखा जाए तो भारत आपका 7वें स्थान पर है और ब्राज़ील दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करता है। ब्राज़ील में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन होता है, ठीक है, भारत 7वें स्थान पर है। और भारत में देखा जाए तो कर्नाटक जो है आपका वो प्रथम स्थान पर है। राज्य में देखा जाए तो वो पूरे देश का 70% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। कौन, आपका कर्नाटक। ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया के बाद भारत 5वां सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक देश है। यानी ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ा 5वां सबसे बड़ा कॉफ़ी निर्यातक देश है, इसे याद रखिएगा। अगला आपका है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ये बनाते हैं कब, 9 जनवरी को। क्या हुआ इसमें, तो 1.59 लाख स्टार्टअप के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इन देखा जाए सबसे अधिक स्टार्टअप में, ये रिपोर्ट आपका नया है, 15 जनवरी 2025 को आया था। तो सबसे बड़ा स्टार्टअप में देखा जाए तो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप देश है आपका कौन, भारत। अगला आपका है जेड मोड़ सुरंग। 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया है। यह जम्मू कश्मीर के नंदेरवल जिले में गगननीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किलोमीटर लंबी
2 लेन सड़क सुरंग है। बस इसका लंबाई आप याद रखिएगा, जेड मोड़ सुरंग जो है इसका लंबाई है कितना, 6.5 किलोमीटर। अगला आपका है भारत का पहला संविधान पार्क। तो भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। पहले तो ये याद रखिए कि भारत के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो पुणे में किया गया है। ठीक है, अगला आपका है कि राष्ट्रपति भवन में हॉल का नाम बदलना। देखिए नाम बदला है आपका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में 2 महत्वपूर्ण हॉल, जिसे पहले हम दरबार हॉल कहते थे, दरबार हॉल, उसका नाम बदलकर आपका क्या रखा है, तो उसका नाम बदलकर आपका गणतंत्र मंडप, गणतंत्र मंडप किया है। किसका नाम, दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया है। और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया है। ठीक है, याद रहेगा, दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया है और अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप किया है। सॉरी, आपका अगला है एरो इंडिया 2025। एरो इंडिया 2025 का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। कहाँ हुआ है, इसका आयोजन आपका बेंगलोर में किया गया था। इसका थीम क्या था, तो 1 अरब अवसरों का रनवे। ठीक है, अगला आपका है विश्व शिल्प शहर, विश्व शिल्प शहर। तो श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर के टैग पाने वाला चौथा भारतीय शहर बना है। कौन, श्रीनगर, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया गया। क्यों मनाते हैं, आपको याद ही होगा, 23 अगस्त 2023 को सॉरी 23 अगस्त 2023 को भारत के चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था। इसी के उपलक्ष्य में हम प्रत्येक वर्ष अब अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 अगस्त को। ठीक है, इसका थीम क्या था, शायद ये क्वेश्चन भी हम आपको दिए थे। इसका थीम था आपका चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। ये थीम याद रखिएगा। आपका अगला है जल संचय जन भागीदारी पहल। इसका शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की है। और यह जो है वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और गुजरात सरकार की संयुक्त पहल है। अगला आपका है असम का चराई देव मोईदम। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह असम के अहोम राजवंश, ये राजवंश ध्यान रखिएगा, अहोम राजवंश की 700 साल पुरानी एक अनूठी टीला है, दफन प्रणाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका। और यह प्रतिष्ठित सूचकांक में शामिल होने वाला भारत के 43वें संपत्ति बन गई है। अगला है सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा, तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में, यानी 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इस झंडे और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। इसकी डिजाइन और अवधारणा राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के द्वारा किया गया है। इस झंडे में क्या खासियत है, तो सुप्रीम कोर्ट के नया झंडा नीले रंग का है और इसमें अशोक चक्र सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत की संविधान अंकित है। सुप्रीम कोर्ट के झंडे पर संस्कृत का श्लोक अंकित है, यतो धर्मस्तो जय। इसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। तो ये आपको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक पूछे थे आपको, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करवाए थे हम मैराथन क्लास में यहीं से। ठीक है, तो याद रखना, यानी सुप्रीम कोर्ट का टैगलाइन क्या है, यतो धर्मस्तो जय, जिसका अर्थ होता है जहाँ धर्म है वहीं विजय है। अगला आपका है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 जनवरी को नई दिल्ली में 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग लिया। इससे मतलब नहीं है भाग कौन लिए, लेकिन आपका ये इम्पोर्टेंट है, इसका थीम क्या था।
तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम था आपका नथिंग लाइक वोटिंग, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये झारखंड, देखो इसमें थोड़ा सा मर्ज कर गया, ये पॉइंट अलग होना चाहिए था कि झारखंड को चुनाव में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट आपका है गणतंत्र दिवस 2025। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो याद रखिएगा इस बार के गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि कौन थे, तो प्रोबो सुबियांतो, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और इसका थीम इंपॉर्टेंट है आपका, थीम था आपका स्वर्णिम भारत विकास और स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस 2025 का थीम थे आपका स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है, आपका अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में देखते हैं आपका कि उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी, उत्तर प्रदेश की महाकुंभ झांकी को प्रथम स्थान मिला, जिसके बाद आपका त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश का स्थान रहा है। और मंत्रालय में देखा जाए सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय किसको मिला है, ये मिला आपका जनजातीय कार्य मंत्रालय को। आपका है महाकुंभ है, महाकुंभ ये आपको देखिए 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था प्रयागराज में। यह 45 दिन तक चला था। महाकुंभ 12 वर्ष के अवधि के उपरांत लगता है। ठीक है, क्यों लगता है ये इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ आपका 12 वर्ष के उपरांत ही क्यों लगता है, तो देखो इसका कारण यह है कि बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। यही कारण है कि कुंभ मेला भी आपका प्रत्येक 12 वर्ष पर आयोजन किया जाता है। क्यों महाकुंभ, ठीक है, ऐसे कुंभ तो 4 साल पर होता है। ठीक है, महाकुंभ आपका प्रत्येक 12 वर्ष पर होता है। इसका कारण है कि बृहस्पति ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 12 वर्ष लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका यूनेस्को कब शामिल किया कुंभ को, तो कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी गई थी। कब दिया था, 2017 में। इसे आप याद रखिएगा। बाकी ये आपका जीएस है, आप समझते ही हैं। अगला है भारत की तटरेखा। देखिए भारत की तटरेखा की लंबाई जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, ये नया रिपोर्ट है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार भारत की तटरेखा 1970 में 7516 किलोमीटर से बढ़कर 2023-24 में 11,098 किलोमीटर हो गई है। तो यदि नया रिपोर्ट के अनुसार पूछे आपका ना, तब ये लगाइएगा, नहीं तो आप पहले के अनुसार ही लगाइएगा। यदि आपका नया रिपोर्ट के अनुसार पूछे, ठीक है, गृह मंत्रालय के नया रिपोर्ट के अनुसार कि 2023-24 तक भारत की तटरेखा कितनी हो गई है, तब आप लगाइएगा 11,098 किलोमीटर। ठीक है, यह 3537 किलोमीटर या लगभग 48% की वृद्धि दर्शाते हैं। इसमें देखना आपका कि गुजरात ने सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है, यानी तटरेखा में सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो गुजरात में हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला भारतीय राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। पहले भी आपका सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन था, गुजरात ही था, अभी भी आपका गुजरात ही है। आपका अगला है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन। केंद्र सरकार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया है और राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, उसमें मुख्यमंत्री के मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे, एन बीरेन सिंह थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये क्यों यहाँ पर यानी संघर्ष हुआ था, यानी दंगा हुआ था, यानी जो भी कहे, ठीक है, ये हुआ था आपका मणिपुर में मतई समुदाय और कुकी जनजातियों के बीच चल रहे प्राथमिक संघर्ष के परिणाम में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है। इसी कारण से वहां पर क्या हुआ, विस्थापन हुआ है और इसी कारण से वहां के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा है और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। तो बस 2-3 इसमें याद रखिएगा, ये जो आपका संघर्ष है मतई समुदाय और कुकी समुदाय के बीच, इसे आप याद रखिएगा। अगला आपका है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। देखिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में वर्चुअली रूप से तेलंगाना के निजामाबाद में
तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया है। बस इतना ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ बनाया गया है, तो निजामाबाद में। ये कहाँ पर है, तेलंगाना में। और याद रखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनेंगे, पिल्ले गंगा रेड्डी। इसे राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपका अगला है पवनम ब्रिज, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर तमिलनाडु में 2.08 किलोमीटर लंबी पवनम ब्रिज का उद्घाटन किया है। देखिए इम्पोर्टेंट आपका ये है, यहाँ पर इतना है कि इसकी लंबाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीपीएससी ने कभी फैक्ट बहुत पूछ लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा अटल टनल का लंबाई पूछा था, अटल सेतु का भी आपका लंबाई पूछा गया था, तो इसका भी पूछ सकता है आपका, पवनम ब्रिज का भी आपका लंबाई पूछ सकता है। तो कितना है, 2.08 किलोमीटर। और ये भारत का पहला वर्टिकल लेफ्ट समुद्री पुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला है जनगणना 2027। तो ये जो आपका जनगणना 2021 में होना था वो कहाँ होगा, अब कब, 2027 में होगा। तो 16 जून 2025 को भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि देश की 16वीं राष्ट्रीय जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं 2027 में आयोजित की जाएगी। यानी याद रखना, ये जो आपका जनगणना होने वाली है वो आपका यानी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना है, और स्वतंत्रता के बाद देखा जाती है आपका 8वीं जनगणना होगा। ये क्रम को याद रखिएगा। स्वतंत्रता के बाद पहली बार जाति गणना की जाएगी। इसमें आपका जाति गणना भी शामिल है, और यह भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी। ठीक है, मोबाइल ऐप के थ्रू यह जनगणना होगी। अब किसी शिक्षक को घर घर नहीं जाना पड़ेगा। आपका अगला है कि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे बर्फीली क्षेत्र में यह जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से ही शुरू होगा। ठीक है, 1 अक्टूबर 2026 से होगा, और देश के बाकी हिस्सों में 1 मार्च 2027 से इसको लागू किया जाएगा। यानी 1 मार्च 2027 से जनगणना शुरू किया जाएगा। कहाँ पर होगा आपका 1 अक्टूबर 2026 से, याद रखना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, जहाँ पर बर्फीली क्षेत्र है। आपका अगला है मराठा सैन्य प्रदेश। यह भारत का 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया है। कौन, मराठा के सैन्य प्रदेश। यह निर्णय पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में लिया गया है। इन मराठा सैन्य प्रदेश में 12 भव्य किले शामिल हैं। बस ये ध्यान रखना कितने हैं, तो 12 भव्य किले शामिल हैं, जिसमें से 11 जो है वो महाराष्ट्र में है और 1 तमिलनाडु में है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा इस्तीफा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार जगदीप धनखड़ ने भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने अपना इस्तीफा भारत के राष्ट्रपति को सौंपा है। वे भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे। याद रखना, ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, और वे कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने वाले तीसरे उपराष्ट्रपति बने हैं। तो इससे पहले कौन कौन थे, याद रखिएगा। पहला थे आपका बीवी गिरी जी। बीवी गिरी ऐसे प्रथम उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल के दौरान इस्तीफा दे दिया था। दूसरा है आपका भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, तो 2 उपराष्ट्रपति हुए, तीसरा जगदीप धनखड़ जी हो गए। ठीक है, इंपॉर्टेंट आपका ये है कि जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे, तो ये थे आपका पश्चिम बंगाल के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं हम कि भारतीय राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नामित किया है। आपको पता होगा ना, राष्ट्रपति 12 सदस्य को नामित करते हैं राज्यसभा में, इसमें से 4 सदस्यों को किया है। बस इसका नाम आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्रसिद्ध वकील देवराज निमन को किया, सामाजिक कार्यकर्ता सी सदानंदन मास्टर जी को किया है, और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला और इतिहासकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर मीनाक्षी जैन जी को नामित किया गया है। बस इस 4 नाम याद रखिएगा।
किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 80 के 3 के तहत। अगला आपका है चिनाब रेल पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में चिनाब रेल पुल का उद्घाटन किया है। यह आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। सबसे ऊंचा, एफिल टावर से भी ऊंचा है। ठीक है, यह चिनाब नदी के ऊपर बनाया गया है। यह चिनाब नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंची है। समझ सकते हैं, एफिल टावर से भी ऊंची है आपका। इस ऊंचाई पर यह पुल बनाया गया है चिनाब नदी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर में अंजी खंड नामक भारत के पहले केबल आधिकारिक रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया है। यदि आपसे पूछे कि भारत के पहले केबल आधारित रेलवे पुल का नाम क्या है, तो अंजी खंड, अंजी से ही आपका रिलेटेड रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये अंजी नदी पर बनाया गया है, इसलिए अंजी इसका नाम है। ठीक है, अंजी नदी जो है, अंजी नदी रियासी जिले में चिनाब नदी की एक सहायक नदी है। अंजी नदी जो है। नेक्स्ट आपका है आय अनुकूल शहर का दर्जा। कोझिकोड शहर ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के आयु अनुकूल शहर और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में स्थान प्राप्त किया है। तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि किस शहर को आयु अनुकूल शहर का दर्जा मिला है, तो कोझिकोड शहर को। अगला है कि कोची दक्षिण एशिया का पहला शहर है जिसे आयु अनुकूल शहर का दर्जा मिला है। किसे? कोची को। अगला टॉपिक आपका है समान नागरिक संहिता। स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। किसके? स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पूर्व आपका ये पुर्तगाल में गोवा में पुर्तगालियों ने आपका इसे लागू कर रखा था आपका। ठीक है, तो याद रखना, यानी गोवा में आपका पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू था, यानी देश की आज़ादी से पहले ही। कौन लागू किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि उत्तराखंड में ये आपका UCC कब लागू हुआ, तो देखिए कहीं पर आपको देता है 7 फरवरी 2025 और कहीं देता है आपका 27 जनवरी 2025। तो इसमें मैं भी कन्फ्यूज हूँ। ठीक है, अब किसको सही मानूँ? ठीक है, लेकिन मुझे जो लगता है ज़्यादा आपका 7 फरवरी 2025 ही सही है। लेकिन यदि आपको जो डेट सही लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित विशेष समिति के प्रमुख थे। देखिए यहाँ भी उत्तराखंड में भी UCC लागू किए हैं, उसके यानी प्रमुख कौन थे? रंजना प्रसाद देसाई। अब आपका गुजरात सरकार ने भी इसे अपॉइंट किया है आपका UCC लागू करने के लिए, दिशा निर्देश तैयार करने के लिए आपका। ठीक है, याद रखना। अगला आपका है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। ये बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे हिंदू धर्म का जो है आस्था पर क्या होता है ना, ठेस पहुंचता है। क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम लोग भी वो बाबा का रूप धारण कर लेते हैं और हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, मुस्लिम ही नहीं अन्य समुदाय भी। ठीक है, इसीलिए ये जो ऑपरेशन चला है आपका ऑपरेशन कालनेमी बहुत अच्छा किया है। अगला पॉइंट है कि असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए गज मित्र योजना शुरू की है। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए किससे शुरू किया? तो गज मित्र योजना शुरू की है। अगला है आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीबी महिलाओं को डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। तो डिजी लक्ष्मी योजना शुरू कौन की है? तो आंध्र प्रदेश सरकार, याद रखिएगा। आपका अगला है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ सहीवाबाद गाजियाबाद में भारत के पहले हरित डेटा सेंटर की आधारशिला रखी है। तो याद रखिएगा कि भारत के पहले हरित डेटा सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी है?
तो यूपी के गाजियाबाद में। आपका अगला है कि मिजोरम के चम्फाई जिले के लियानपुई गांव के प्राचीन मेनहरी को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। आपका अगला है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद के लिए ऑनलाइन उपचारात्मक शिक्षण पहल विद्या शक्ति शुरू की है। बस आपको याद रखना है विद्या शक्ति किस राज्य ने शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। अगला है असम ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। आपसे प्रश्न ये पूछेंगे हाल ही में भारत के कौन सी राज्य ने यानी कौन सा ऐसा प्रथम राज्य बना है जो ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है, तो ये बना होगा असम। अगला आपका है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी राजधानी नवा रायपुर में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न ये बनेगा कि देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित SEZ कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ कहाँ पर, तो नवा रायपुर में। ठीक है, नवा रायपुर में, इम्पोर्टेंट है। आपका अगला है कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। आपसे प्रश्न बनेगा कि किस राज्य सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया है, तो अरुणाचल प्रदेश सरकार। अगला है गुजरात के कच्छ के लाखापार गांव में 5300 साल पुरानी प्रारंभिक हड़प्पा बस्ती दफन स्थल की खोज की है। तो आपसे सिंपल ऐसे पूछेगा हाल ही में हड़प्पा की नई बस्ती का खोज कहाँ किया है, तो गुजरात के कच्छ में। आपका अगला है कि महाराष्ट्र ने अहल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। अगला है केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे को स्कूल और आंगनवाड़ियों में दाखिल दिलाने के लिए ज्योति नामक अभियान शुरू किया है। आपका अगला है कि इंदौर भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। इंदौर जो है वो देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है। मिजोरम का आइजोल शहर पूर्वोत्तर भारत का चौथा राजधानी शहर बन गया है जहां ट्रेन सेवा शुरू की गई है। यानी देखो अभी तक मिजोरम देश का ऐसा राज्य था जिसके राजधानी में अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची थी। ठीक है, तो पहली बार यहाँ पहुंचा, याद रखिएगा। आपका अगला है कि मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों में उद्यमशीलता का आत्मविश्वास और कौशल विकसित करने के लिए तेजस्वी कार्यक्रम शुरू किया है। अब तेजस्वी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया है, तो अब उत्तेजना होकर बिहार मत मान लेना। ठीक है, उत्तेजित होकर के बिहार मत लगा देना कि तेजस्वी है बिहार के, तो बिहार में ही शुरू किया होगा। तो ये मध्य प्रदेश सरकार किया शुरू। ठीक है, आपका अगला है कि केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। बहुत ही अच्छा काम किया। केरल सरकार देश का पहला राज्य बना है आपका जहां पर 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स का शिक्षा प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने मेघालय के 2 पारंपरिक वस्त्र उत्पाद रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम को आधिकारिक तौर पर जीआई टैग प्रदान किए हैं। अगला आपका है कि असम सरकार ने असम में महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किए हैं। तो याद रखिएगा मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान शुरू किस राज्य सरकार ने किया है, ये किया आपका असम सरकार। आपका अगला है आंध्र प्रदेश ने सार्वजनिक निजी भागीदार के माध्यम से 2047 तक गरीबी उन्मूलन के लिए शून्य गरीबी
P4 नीति शुरू की है। तो सिंपल याद रखिए कि शून्य गरीबी नीति किसने शुरू की है, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपका है कि तेलंगाना के वारंगल चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च के नाम से जाने जाते हैं, को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग फिलहाल के एग्जाम में तो मैं नहीं देखा हूँ कि पूछा है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित करने का महत्वपूर्ण कदम उठाए, इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि देश का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कहाँ विकसित किया जाएगा, तो अमरावती में। आपका अगला है कि अमलसाद चीकू गुजरात का तीसरा फल है जिसे जीआई टैग मिला है। तो बस याद रखिए अमलसाद चीकू कहाँ की फल है जिसे जीआई टैग मिला है, तो गुजरात के हैं। अंडमान और निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को हाल ही में भौगोलिक जीआई टैग मिला है। नारियल तेल का जीआई टैग कहाँ मिला है, अंडमान निकोबार को। अगला आपका है कि हरियाणा के राखी गढ़ी में हड़प्पा स्थल पर 5000 वर्ष पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली की खोज की गई है। इंपॉर्टेंट याद रखिए, नया खोज है इसलिए आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आपको तो लगेगा हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन रहेगा ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन। अगला आपका है कि नागालैंड में मनाए गए 25वें हॉर्नबिल महोत्सव का आधिकारिक भागीदार देश जापान था। तो हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ हुआ है, नागालैंड में। आपका अगला है कि गुजरात एक सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। अगला है गुजरात के बनासकांठा जिले का मसाली गांव भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित सीमावर्ती गांव बना है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा इस गांव का नाम याद रखिएगा। ठीक है, मसाली गांव। अगला है उड़ीसा के मयूरभंज जिले की लाल चीटी की चटनी को जीआई टैग मिला। अब देखो लाल चीटी की चटनी को जीआई टैग मिल गया, कहाँ के, उड़ीसा के। आपका अगला है उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में भारत का पहला हिंदी साहित्यिक संग्रहालय स्थापित करेगा। अगला है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र खोला गया है। अगला है महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस अपनाने वाला पहला राज्य बना है, कौन, महाराष्ट्र। इम्पोर्टेंट है। अगला है झारखंड ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। क्या शुरू किया है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। ठीक है, जिसके तहत आपको यानी 1000 रुपया प्रति माह मिलेंगे। किसको, तो इसके साथ जितने भी यानी महिला लाभार्थी है उसे प्रति माह 1000 रुपया मिलेंगे, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। आपका अगला है कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसने किशोरियों को सैनिटरी नैपकिन यानी सैनिटरी पैड समझिए, तो यानी मध्य प्रदेश आपका पहला राज्य बना जो लड़कियों को सैनिटरी पैड खरीदने के लिए नगद राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। यानी ऐसा पहला राज्य आपका बना है, कौन, मध्य प्रदेश, जो लड़कियों को सैनिटरी पैड खरीदने के लिए पैसा नगद राशि देंगे। अगला आपका है कि हरियाणा सरकार ने घोषणा किया है कि राज्य के 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जारी की जाएगी। यानी हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य बना है जो सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करेगा। ठीक है, यानी हरियाणा पहला ऐसा राज्य बने हैं जो सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जारी करेगा। ये तो शायद हम पहले क्या है विश्व प्रवासन रिपोर्ट, ये शायद हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, हाँ ये देख चुके हैं। अगला आपका है आईफा अवार्ड 2025 देख लेते हैं। यह समारोह जयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। आईफा अवार्ड कहाँ हुआ है, तो जयपुर, राजस्थान के जयपुर में। चलिए देखते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला, तो लापता लेडीज
सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? लापता लेडीज, याद रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ निदेशक किसे मिले? किरण राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड नीतांशी गोयल को मिले हैं। सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रवि किशन, रवि किशन को मिले हैं। फिर आपका अगला है भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार राकेश रोशन जी को मिले हैं। ये हो गया आपका। अगला है नीति आयोग के सीईओ वी.आर. राव सुब्रमण्यम ने हाल ही में दावा किया है कि भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। याद रखना है, भारत अभी जापान को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पीछे छोड़कर यह तीसरा स्थान भी हासिल कर लेगा। अगला आपका है कि उड़ीसा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। याद रखिएगा। डेनमार्क 2030 से पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लागू करेगा। देखिए, पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड पर भी आपका यानी टैक्स लागू करने वाला पहला देश कौन बनेगा? तो डेनमार्क, लेकिन 2030 से करेगा। आपका अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र स्थित पेंच टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया है, जिसमें जंगल में लगने वाली आग शीघ्र पता लगाने के लिए उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणाली शुरू की है। याद रखिएगा। आपका अगला है कि भारत ने हाल ही में लेह लद्दाख में अपने पहले हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है? तो देश का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लद्दाख में, लद्दाख के लेह में। आपका अगला है भारत का पहला चिड़ियाघर आधारित बायो बैंक पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में पद्मा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है। ये मैं शायद आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन करवाया था। नेक्स्ट आपका है कि चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल विनिर्माण देश बन गया है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था 17वीं बीपीएससी में, ठीक है, कि मोबाइल निर्माण में भारत को विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। आपका अगला है कि संयोजक गुप्ता को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आपका अगला है कि सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बन गई है। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक बनने वाली पहली महिला बन गई है। सबी खान को जेफ विलियम्स की जगह एप्पल का नया मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया, यानी सीईओ बनाया गया। सबी खान ये भारतीय है इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला आपका है अनुराधा ठाकुर भारत सरकार के आर्थिक मामले के विभाग की सचिव बनने वाली पहली महिला बन गई है, अनुराधा ठाकुर। अगला आपका है पराग जैन को भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी एंड एनालिसिस विंग यानी राव का नया प्रमुख नियुक्त किया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है राव का नया अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बना आपका पराग जैन। 2014 बैच के IFS अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। आपका अगला है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश महेश्वरी को अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये था आपका राष्ट्रीय करेंट अफेयर का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। तो इस क्लास को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह क्लास आपको कैसे लगा। यदि आपको यह क्लास अच्छा लगा हो, यदि आपको लगता है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।